जो आप डेरिवेशन करके जाएंगे उस पर बेस आप न्यूमेरिकल भी करके जाएं, क्योंकि इम्पोर्टेंट डेरिवेशन जो होती है उनके न्यूमेरिकल भी इम्पोर्टेंट होते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लेके आए हैं आपके लिए 10 इम्पोर्टेंट डेरिवेशन जो बोर्ड एग्जाम में आने वाली है। यहाँ पे क्या है, हमने 2 चैप्टर से 10 इम्पोर्टेंट डेरिवेशन उठाई है जिनको आप बोर्ड एग्जाम से पहले जरूर करके जाएं, क्योंकि इनके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। एक चीज और आप ध्यान रखें कि जो आप डेरिवेशन करके जाएंगे उस पर बेस आप न्यूमेरिकल भी करके जाएं, क्योंकि इम्पोर्टेंट डेरिवेशन जो होती है उनके न्यूमेरिकल भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो क्या है, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2 चैप्टर लिए हैं हमने, वैद्युत धारा और गतिमान आवेश। तो पहली डेरिवेशन देखते हैं हम क्या है। पहला क्वेश्चन है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग मींस वीडी व धारा घनत्व जे के बीच संबंध स्थापित करना है। तो हमें यहाँ पे वीडी और जे में संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित का मीन्स होता है ऐसा फॉर्मूला जिसमें वीडी भी आता है और जे भी आता है। तो क्या है, आर्टिकल जो करने का तरीका होता है, डेरिवेशन जो करने का तरीका होता है, मैं फर्स्ट डेरिवेशन में आपको बता देता हूँ उसका मेथड क्या होता है, फिर उसके बाद मैं बताता रहूंगा और उसी बेस पे आप चलते रहेंगे। सीधी सी बात है, हम किसी डेरिवेशन को करते हैं तो उसके 3 स्टेप होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, पहले स्टेप में हम उसका डायग्राम बनाते हैं। दूसरे स्टेप में जो डायग्राम में आपने शो किया होता है उसको उसका इंट्रो की तरह, थ्योरी की तरह लिख देते हैं और फिर उसके बाद हम फॉर्मूला प्रूफ करते हैं। तो क्या है, हमें निकालना है किसमें संबंध, वीडी और जे में। तो यहाँ पे क्या है, इसका अगर हम डायग्राम देखें तो यहाँ पे क्या है, हमने एक तार लिया है, एक वायर लिया है जिसकी लेंथ कितनी है, एल है। और यहाँ पे क्या है, हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया है। बैटरी से कनेक्ट करने पे क्या हुआ, इस टर्मिनल से जुड़ा है ये पॉजिटिव से, तो ये सिर्फ पॉजिटिव, ये निगेटिव से जुड़ा है तो ये निगेटिव। तो इसके सिरों के बीच विभवांतर कितना स्थापित हो गया, वी विभवांतर स्थापित हो गया। और इस चालक तार की लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है, एल है। और इसमें क्या है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है माइनस से प्लस की ओर जो गति करेंगे वो किससे करेंगे, बीडी से, जो अनुगमन वेग होता है जिसमें हमें कोरिलेशन संबंध निकालना है। यहाँ पे क्या है, और ये क्या होता है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मीन्स होता है, जैसे पहले हम क्या करें, इसे इस तरह से काट दे तो सामने जो क्षेत्रफल होगा वो होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो जब आप वायर को काटेंगे तो सीधी सी बात है, उसके सामने जो क्षेत्रफल होगा वो होता है उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो क्या हो गया, हमारा डायग्राम हो गया। मैंने बोला यहाँ पे जो थ्योरी लिखते हैं हम लिखते हैं इंट्रो की तरह। सीधी सी बात है, इसका मीन्स होता है जो आपने डायग्राम में मेंशन किया है, बनाया है, उसको आप यहाँ पे लिख देंगे। तो क्या है, हमने क्या डायग्राम में दिखाया है कि माना कि एक एल लंबाई का चालक तार है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए है, तार में प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन है और इनका अव्वा वेग या अनुगमन वेग वीडी है। इसमें क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, एन है। अब क्या हो गया, ये इसका इंट्रो हो गया। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। क्या होगा, तार में या चालक तार में प्रवाहित आवेश, तार में प्रवाहित आवेश क्या ऐसे लिखेंगे आप तो और अच्छा रहेगा, तार में टी समय में, किसमें, टी समय में प्रवाहित आवेश कितना होगा, Q इज इक्वल टू एन ई वी डी ए टी। ये क्या हो गया, तार में जो प्रवाहित आवेश होगा टी समय में, कितने समय में, टी समय में, वो कितना होगा, इतना होगा। Q इज इक्वल टू एन ई वी डी ए टी। अब हम निकालें तार में प्रवाहित धारा, तार में प्रवाहित धारा, तार में प्रवाहित धारा क्या होती है, I इज इक्वल टू Q अपॉन टी। ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसे हमने क्या मान लिया, फर्स्ट मान लिया और इसको हमने सेकंड मान लिया। तो हम क्या लिख देंगे, फर्स्ट व सेकंड से, फर्स्ट व सेकंड से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, एन ई वी डी ए टी, और यहाँ पे क्या है हमारा टी। तो टी से क्या हो जाएगा, टी कैंसल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा हमारे पास I इज इक्वल टू
NEVDA। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी वो धारा में और अनुगमन वेग में संबंध भी मान लेता है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे भी ये इम्पोर्टेंट है। क्या करें, अगर वो बोले कि आप धारा में और अनुगमन वेग में संबंध बताइए, तो आप यहाँ पे उसको लेफ्ट कर दीजिए। हमें किस में निकालना है, हमें निकालना है किसमें, धारा घनत्व में। तो हम लिखेंगे धारा घनत्व। धारा घनत्व, धारा घनत्व क्या होता है, धारा घनत्व होता है J इज इक्वल टू I अपॉन ए। अब क्या करेंगे आप, I की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं या आप लिख दे कि समीकरण नंबर किससे, समीकरण नंबर किससे, इसको थर्ड मान सकते हैं आप, समीकरण नंबर थर्ड से। या आप ऐसे लिख सकते हैं कि I का मान समीकरण में रखने पर। तो अब जब क्या करेंगे आप, I का मान इक्वेशन में रख देंगे। यहाँ पे I का मान क्या करेंगे, यहाँ पे आप इक्वेशन में रख देंगे। तो क्या होगा, J इज इक्वल टू, I की वैल्यू कितनी है, NEVDA, NEVDA डिवाइड बाई ए से ए कैंसिल हो गया, J इज इक्वल टू हमारे यहाँ पे बचा NEVD। तो ये किसमें कोरिलेशन आ गया, ये रिलेशन आ गया हमारा J में और यहाँ पे VD में। तो ये हमें क्या करना था, यहाँ पे प्रूव करना था। तो सीधी सी बात है, हमें क्या करना है, एकदम इजी मेथड से करना है जिससे दिक्कत नहीं है। क्या किया हमने, पहले क्या किया, तार में T समय में प्रवाहित आवेश निकाला, ये होता है, फिर तार में प्रवाहित धारा निकाली, ये होती है। इसे इक्वेशन फर्स्ट माना, इक्वेशन सेकंड माना, हमने लिख दिया कि किससे, फर्स्ट व सेकंड से। फर्स्ट व सेकंड से मान रखने पर हमारा I का और VD का रिलेशन ये आ गया। फिर उसके बाद हमने लिखा धारा घनत्व, धारा घनत्व, धारा घनत्व कितना होता है, J इज इक्वल टू I अपॉन ए। आप चाहें तो इसे समीकरण नंबर 3 मान के लिख सकते हैं कि समीकरण नंबर 3 से, या आप ये लिख दे कि उपयुक्त समीकरण में I की वैल्यू रखने पर, I का मान रखने पर। ये हमारा पहला आर्टिकल हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड आर्टिकल की ओर। सेकंड आर्टिकल है हमारा, क्या क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि संतुलन की इस अवस्था में बीट स्ट्रेन सेतु के लिए P अपॉन Q बराबर R अपॉन S आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो क्या होता है, मैंने पहले ही बता दिया। यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम में जो भी मेंशन होगा आप इंट्रो की तरह यहाँ पे लिख देंगे। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हमने वही लिखा है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, माना कि चार प्रतिरोध PQR तथा S चतुर्भुज ABCD की चार भुजाओं के रूप में लगे हैं, चार भुजाओं के रूप में लगे हैं, चार प्रतिरोध PQRS, ये चतुर्भुज बन गया, चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में लगी है। कुंजी K को दबाने पर परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है, K को दबाने पर, K नहीं होगा यहाँ पे होगा K1। यहाँ पे लिखेंगे हम K1 को दबाने पे, K1 का मतलब इसे दबाओगे तो परिपथ में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, V और D समान विभव पर है, V और D का है, V और D का विभव समान है। और आप जानते हैं कि जब दो बिंदुओं के बीच विभवांतर होता है तभी धारा बहती है, अगर दोनों का विभव समान है तो यहाँ पे धारा नहीं बहेगी। तो क्या होगा, इसमें कुंजी K को दबाने पर VD में धारा प्रवाहित नहीं होगी। आप इसको जोड़ भी देंगे तो इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि इनका दोनों का विभव समान है। तो क्या करें, अब हम करें इसको स्टार्ट, क्या, किरचॉफ के सेकंड नियम से। क्या लिखेंगे, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है, किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है कि धाराओं का, कुल धाराएं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का जो योग होगा, धाराओं का उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का योग, और उस परिपथ में, उस बंद पास में विद्युत वाहक बल का योग बराबर आता है। तो क्या होगा, पहले हम लगाएंगे किसमें, कौन से बंद पास में लगाएंगे, इस बंद पास में लगाएंगे AVDA में। किरचॉफ के द्वितीय नियम से क्या, बंद पास, बंद पास, कौन से बंद पास में लगाने वाले हैं हम लगाने वाले हैं AVDA में, AVDA में, AVDA में क्या, जो उसका रूल होता है, यहाँ पे P में कौन सी करंट फ्लो हो रही है, I1, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से I करंट आया, I1 इसमें चला गया, I2 इसमें चला गया, तो P में कौन सा करंट है, I1। तो हम क्या लिखेंगे, P इंटू I1।
P इंटू I1, फिर क्या होगा I2 किस में गया, R में गया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि दोनों करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, विपरीत है। तो यहाँ पे माइनस हमारे क्या आएगा RI2, और यहाँ पे क्या होगा, हमने धाराओं को उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल को करके उसको ऐड कर दिया, लेकिन ये माइनस इसलिए आया, यहाँ पे आप प्लस लगाओगे और ये क्या करंट फ्लो की डायरेक्शन विपरीत है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, टोटल अगर हम देखें इसमें विद्युत वाहक बल कोई नहीं है, तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। फिर लेंगे हम बंद पास किस में लेना हमें, अब इसमें लेना है। पहले हमने क्या लिया था, इस बंद पास में लिया था, अब इस बंद पास में लेंगे, किसमें, VCD में। इसमें भी क्या होगा, इसमें भी आप ऐसे करेंगे क्योंकि प्रतिरोध Q में धारा प्रवाहित हो रही है I1, माइनस आएगा सेम उसी तरह से। यहाँ पे क्या होगा, S में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, S में होता है I2, यहाँ पे देखो S में I2 है, और यहाँ पे भी कोई इसमें विद्युत वाहक बल नहीं है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा कितना, 0 आ गया। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम आगे लिख सकते हैं, क्या इसको इधर लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो P क्या होगा, PI1 बराबर हो जाएगा हमारा RI2, इसे मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। इसे इसी तरह से आगे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा QI1, ये इधर जाएगा, हो जाएगा पॉजिटिव SI2, इसे मान लेंगे सेकंड। अब क्या कर देंगे हमें प्रूफ करना है क्या, P अपॉन Q, P को ऊपर लाना है, Q को नीचे मत लाना है, इसलिए हम समीकरण फर्स्ट को डिवाइड कर देंगे समीकरण सेकंड से। तो क्या होगा, PI1 अपॉन QI1 बराबर होगा यहाँ पे RI2 अपॉन SI2। I2 से I2 गया, I1 से I1 गया, तो हमारे पास प्रूफ हो गया P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ये हो गया। इस पे न्यूमेरिकल भी बहुत सारे बनते, इसमें आप अच्छे से ऐसे करें। अब ये हो गया हमारा प्रूफ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्या हो, बायो-सैवर्ट के नियम का उपयोग करके आप वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर आपको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र V का निगमन करना है। इससे पहले क्या है, मैं आपको यहाँ पे करा देता हूँ बायो-सैवर्ट का नियम। वैसे तो बायो-सैवर्ट का नियम सभी ने कर लिया होगा, इजी है, लेकिन एक बार आपको रिवाइज करा दे। क्या होगा, बायो-सैवर्ट का नियम क्या होता है, बायो-सैवर्ट का नियम आपने वो रूल तो सीख लिया ना। यहाँ पे हमने डायग्राम बना लिया, यहाँ पे मैंने उसका थ्योरी नहीं लिखी, इंट्रो नहीं लिखी, इसलिए मैंने बोला था पहले मैं बता दूंगा फर्स्ट वाले में, फिर आपको उसी तरह से मेंशन करना है। तो क्या होगा, यहाँ पे जो भी डायग्राम है आप यहाँ पे इंट्रो की तरह मेंशन कर देंगे, फिर हम क्या करते हैं उसका फॉर्मूला प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, बायो-सैवर्ट के नियम से निकालते हैं हम क्या, किसी भी चालक तार में अगर धारा फ्लो हो रही है तो उसके चारों तरफ किसी भी पॉइंट पे हम चुंबकीय क्षेत्र V का मान निकालते हैं। अब V का मान क्या होता है, अब यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र V होता है वो इसमें प्रवाहित होने वाली बहने वाली धारा के अनुपाती होता है। इसका मीन्स I बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा। वैसे क्या है, वैसे सबको यहाँ पे हमें रिवीजन करना है, वैसे कंप्लीट क्लासों को एक एक पॉइंट समझा के क्या है मैंने पढ़ाया हुआ है। टोटल क्लासें हमने ली हैं और हमारे चैनल पर पड़ी हुई है। अगर आप और डिटेल में चाहते हैं तो आप वहां से देख सकते हैं। यहाँ पे हम रिवीजन कर रहे हैं, फिर भी क्या है एक एक पॉइंट को हम सीखेंगे। ऐसा नहीं रिवीजन कर रहे हैं तो कुछ नहीं समझेंगे, समझ के करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, बायो-सैवर्ट का नियम कहता है यहाँ पे जो V होगा, चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा I के अनुपाती होगा। यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो लेंथ के भी क्या होगा, डेल्टा L। मतलब हमने क्या किया, पूरी वायर की लेंथ ली, छोटी लेंथ ली है, छोटी लेंथ के लिए डेल्टा लगा लो, डी लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। किसी बुक में डेल्टा लगा है, किसी बुक में डी लगा है, इसकी भी अनुपाती होगी। और यहाँ पे ये जो होगा इसके किसके, यहाँ पे लेंथ हो गया हमारा I हो गया, और यहाँ पे जो इसका एंगल होगा, एंगल की कोण जो होगा साइन थीटा जो होगा हमारा, इसकी भी क्या होती है अनुपाती होती है। अब यहाँ पे जो इसकी डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस की क्या होती है, ये डिस्टेंस के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होता है, यहाँ पे भी लिखा होता है, यहाँ पे लाइनें लिखी होती है इसके ऊपर। तो लाइनें कैसे लिखते हैं वो भी मैं बता देता हूँ आपको।
जो यहाँ पे होता है वो हम लाइन में लिख देते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र धारा के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। तो वही आपको यहाँ पे लिख देना है कि उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र क्या है, धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र क्या है, लेंथ के लंबाई की क्या है, अनुक्रमानुपाती है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र लेंथ के अनुक्रमानुपाती है। तो यहाँ पे जो लाइनें लिखी होती है और कुछ नहीं होता, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है वो यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो ये हो गया। फिर हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर ले लेंगे, डेल्टा वी इज इक्वल टू, ऊपर क्या आया हमारा, आई डेल्टा एल साइन थीटा। तो आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन नीचे आया आर स्क्वायर। अनुक्रमानुपाती को हटाने के लिए हम कांस्टेंट का यूज कर लेते हैं। क्या होता है, मी नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये है, ये था हमारा वायो-सावर्ट का नियम। अब उसने ये बोला है कि इसका यूज करके आप कुंडली के लिए निकालो। तो अब हम चलते हैं कुंडली पे। आर्टिकल करने का तरीका तो समझ आ गया। डायग्राम बनाया हमने, डायग्राम बनाने के बाद जो डायग्राम में मेंशन किया है थ्योरी की तरह, इंट्रो की तरह लिख दिया। और ये लाइन भी आप लिखना सीख गए होंगे, कैसे जो यहाँ पे मेंशन होता है दिखाते हैं उसी को हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब चलते हैं हम इसके आर्टिकल पे, कुंडली वाले पे। ये देखो, तो क्या है वही चीज, पहले हमें डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाने के बाद क्या करना है, उसका इंट्रो लिखना है जो भी है। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे हमने क्या लिया, एक कुंडली ली है, कुंडली में धारा आई प्रवाहित हो रही है और इसके सरफेस से, पृष्ठ से इसके केंद्र पे हमें क्या निकालना है, वी निकालना है। यहाँ पे क्या है, इससे डिस्टेंस आर है। यहाँ पे क्या है, पीछे क्या था, वायर से बाहर की साइड में निकाला है, यहाँ पे वायर से अंदर की साइड में निकाला है, बाकी कोई डिफरेंट नहीं है। तो फिर क्या होगा, ये हमारा डायग्राम हो गया। फिर जो भी है यहाँ पे मेंशन कर दिया हमने, क्या माना कि त्रिज्या कितनी है, आर मीटर है। मैंने यहाँ पे स्मॉल दिखा दिया, यहाँ पे कैपिटल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे कैपिटल दिखाएं तो वहां पे भी कैपिटल दिखा दे, यहाँ पे स्मॉल दिखाएं वहां पे भी स्मॉल दिखा दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे कर लो। ये हो गया। तो क्या होगा, कुंडली है जिसमें आई एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है, कुंडली के केंद्र पर हमें क्या, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है वायो-सावर्ट के नियम से। अब वायो-सावर्ट का नियम क्या पढ़ा था आपने, आपने पढ़ा था। और यहाँ पे एंगल कितना है, एंगल यहाँ पे देखो कितना है, वहां पे था थीटा, यहाँ पे एंगल है 90। तो हम क्या लिखेंगे वायो-सावर्ट के नियम से, डेल्टा वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। साइन 90 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, आई डेल्टा एल। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर। तो ये क्या है, ये है हमारा डेल्टा एल लंबाई के कारण, किसके कारण, डेल्टा एल लंबाई के कारण। कहां पर, कुंडली, कुंडली के केंद्र, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, क्या शॉर्ट में लिख दो चुंबकीय क्षेत्र। तो क्या निकाला हमने, डेल्टा एल लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र आ गया। अब हमें निकालना है ओवरऑल कुंडली के कारण। तो क्या लिखेंगे, संपूर्ण कुंडली के कारण, संपूर्ण कुंडली के कारण, शॉर्ट में लिख देता हूं यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र। कुंडली के केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र संपूर्ण में, संपूर्ण में कुछ नहीं करना, बस आपको संपूर्ण का साइन लगा देना कि हम संपूर्ण पे यहाँ पे निकाल रहे हैं। ये लगा दिया, आई डेल्टा एल, यहाँ पे मैं आई, ये पॉइंट नहीं लगा रहा, आपको पता मैं आई बोल रहा हूँ, आई आर स्क्वायर। क्या होता है, ये से डेल्टा हट जाएगा, सिंपल में समझ लो, जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता वो ये मान ले कि यहाँ पे डेल्टा हट जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, जिस पे डेल्टा एडी नहीं होता, सिंपल वालों को बता रहे हो, वो बाहर आ जाते हैं, तो जिस पे होता है उन पे ये लग जाता है। तो क्या होगा, म्यू नॉट पे कुछ नहीं है, बाहर आ जाएगा, इस पे भी नहीं लगा आई पे, तो आई भी बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, ये किस पे लग जाएगा, डेल्टा एल पे। तो हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, डेल्टा एल, इसका मीन्स यहाँ पे छोटी सी लंबाई ली थी हमने डेल्टा एल, अब हमें लेनी कंप्लीट लंबाई, और इसकी कंप्लीट लंबाई जो होती है वो होती है 2 पाई आर। तो यहाँ पे क्या रख देंगे हम, 2 पाई आर। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू म्यू अपॉन 4 पाई, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा आई, इसकी जगह आ जाएगा 2 पाई आर, आई इंटू 2 पाई आर अपॉन
आर स्क्वायर। तो पाई से पाई गया, 2 से ये 2 बार गया, और हमारे पास बचा भाई इसके लिए ऊपर बचा हमारा म्यू नॉट, यहाँ पे म्यू नॉट चलते आइए, ठीक, म्यू नॉट बचा, और क्या बचा, आई बचा, और यहाँ पे हमारा इससे आर से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो म्यू नॉट आई बचा ऊपर, और नीचे बचा हमारा 2 आर। आप कैपिटल स्मॉल में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, स्मॉल का यूज किया या कैपिटल का आप यूज कर सकते हैं, दोनों कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल का करोगे स्मॉल का कर लो, कैपिटल करो कैपिटल करो, है क्या इसकी रेडियस, ये हो गया। तो ये है एक फेरे के लिए। यहाँ पे कितने फेरे दिख रहे हैं आपको, एक फेरे दिख रहे हैं। एक फेरे के लिए ये होगा, अगर n फेरे होते हैं तो बस कुछ नहीं करना होता, n से मल्टीप्लाई करनी होती है। तो क्या होगा, n फेरों के लिए, इसके लिए n फेरों के लिए, n फेरों के लिए क्या कर दो, बस आप इसमें n से मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा डेल्टा हट चुका है, हमारे यहाँ पे डेल्टा हट चुका है क्योंकि हमने डेल्टा हटा चुके हैं। कंप्लीट के लिए डेल्टा हट जाएगा, तो v क्या होगा, v होगा हमारा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। ठीक है, हमारा प्रूफ हो चुका है। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट आर्टिकल है ये। तो ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम यहाँ पे। आगे क्या है, उसने बोला है क्या, उसने बोला है कि एम्पियर के परिपथीय नियम का, एम्पियर के क्वेश्चन भी मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को कंफ्यूज होता है, अगर आप डेरिवेशन करा दो तो उन्हें समझ नहीं आती बोर्ड में कैसे पूछेगा, तो क्वेश्चन भी है इसीलिए। क्या बोला है उसने, उसने बोला एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करके अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के निकट बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो इसमें करना क्या होता है, हमने क्या लिया, एक अनंत लंबाई का वायर लिया, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो सीधी सी बात है, एम्पियर का परिपथीय नियम कहता है जिस पॉइंट पे आपको वी डिफाइन करना है, तो उस पॉइंट को लेते हुए आप एक सर्कल बना लो, एक वृत्त बना लो, ठीक है, सर्कल बना लो, एक सर्कल बना लो, और सर्कल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उस सर्कल के अकॉर्डिंग ही हम एम्पियर का परिपथीय नियम लगाकर इसको निकालते हैं। तो क्या होता है, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, एम्पियर का परिपथीय नियम होता है हमारा कि अपकलन किसका, डेल्टा वी इंटू डीएल, किसका एक बल होता है, ये एक बल होता है भाई मी नॉट अपॉन यहाँ पे बहने वाली धारा आई के, ये हो गया। तो क्या होगा, ये होगा। तो और ये तो आपको मैंने बता ही दिया, जो भी यहाँ पे डायग्राम में है वो हम मेंशन कर देते हैं कि अनंत लंबाई का तार है, यहाँ पे आई एम्पियर की धारा बह रही है, चालक में तार से 8 मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिसका चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ये नॉर्मल सी बात है, इसे कोई भी रटेगा नहीं, जो यहाँ पे डायग्राम में होता है उसको मेंशन, क्योंकि कुछ बच्चे बेचारे ऐसे होते हैं कि इसको भी रट के जाते हैं, रटने की कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जो लिखा है वो आप लिखना है यहाँ पे। तो ये होगा, तो हम क्या लिख देंगे, एम्पियर के नियम से, क्या किससे कर रहे हैं हम, एम्पियर के नियम से, शॉर्ट में लिख देता हूं एम्पियर के कौन से परिपथीय नियम से एम्पियर के परिपथीय नियम से ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डीएल बी की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे थीटा कितना जाएगा, 0 जाएगा, तो यहाँ पे थीटा कितना लगा देंगे, 0 लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है हमारा, अगर हम इसको लेंगे तो कितना हो जाएगा, वी टी एल कोस 0, कोस 0 हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा मी नॉट अपॉन आई, ये हो गया। कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे हमारा बचेगा वी डी एल और मी नॉट आई। यहाँ पे अभी मैंने बताया था समाकलन हम उसका करेंगे जिसके पास डी लगा होता है, डीएल लगा होता है, मी नॉट आई। यहाँ पे जिसकी लेंथ है, ये तो लिया था हमने किसके लिए, ओनली डीएल के लिए, किसके लिए, वो छोटी सी लेंथ डीएल के लिए लिया था, हमें निकालना है कंप्लीट के लिए। जब कंप्लीट के लिए निकालते हैं तो हम क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। अब क्या है, इसकी कंप्लीट कितना होगा, अभी आपने देखा था इसकी कंप्लीट जो लंबाई होती है वो होती है 2 पाई आर, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें 2 पाई आर लगा देना, v इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू मी नॉट आई। अब क्या करेंगे आपको v निकालना है तो 2 पाई आर को नीचे भेज देंगे, तो v हो जाएगा हमारा, ऊपर है हमारा मी नॉट आई, नीचे होगा 2 पाई आर। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया। इसे थोड़ा अच्छा लिखने के लिए हम ऐसा लिख देते हैं, बात एक ही है, ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो,
तो ये भी फॉर्मूला हमारा प्रूफ हो चुका है। ये हो गया एम्पियर का परावर्तन नियम की यूज करके हमने अनंत लंबाई के तार के लिए डेरिवेशन प्रूव कर दिया। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, बाई-सेवर्ट का नियम भी करा दिया मैंने। अब यहाँ पे करना हमें दो तारों के कारण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दो तार होते हैं जिनमें धारा एक ही डायरेक्शन में यहाँ पे प्रवाहित हो रही है, तो इसमें क्या है, हमें निकालना है इनके बीच लगने वाला बल। तो अभी मैंने बताया था, जैसा इसमें डायग्राम में मेंशन है, देखो एक तार हमने लिया PQ, एक लिया RS। PQ में I धारा प्रवाहित हो रही है, RS में जो बहने वाली धारा है वो I2 है, इनके बीच की दूरी कितनी है, R है। पहले क्या करेंगे, पहले आपको पता है कि क्या, कि पहले V होगा। इसे कराने से पहले मैं एक छोटा सा आपको आर्टिकल रिवाइज करा देता हूँ। ये वाला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे क्या होगा, अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र B में कोई L लंबाई का थीटा कोण पर रखा हुआ है चालक तार, जिसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, बह रही है। वैसे ये भी आर्टिकल है। तो क्या होगा, इस पे लगने वाला जो फोर्स होता है F इज इक्वल टू होता है IL V sin थीटा। ये होता है ILV, F बराबर ILV sin थीटा, ये होता है। तो सीधी बात है, यहाँ पे क्या होगा, पहले V आएगा, पहले V होगा, फिर उसमें L लंबाई का हमने धारावाही चालक तार रखा होगा, उस पर बल लगा होगा। कहने का मीन्स ये मेरा है कि पहले हम V निकालेंगे, वहां पे जो आर्टिकल करने वाले पहले B निकालेंगे, फिर F निकालेंगे। पहले V होगा फिर F लगा होगा, इसलिए क्या होगा, पहले V होगा फिर F लगा होगा। तो शायद आपको ये बात समझ आ गई होगी। यहाँ पे देखो, ये मैंने समझाने के लिए इसे बताया था कि पहले V होगा फिर उसके बाद F लगा होगा। तो ये भी आर्टिकल है, आप इसको मोस्टली तो नहीं है, लेकिन आप देख लेना इसको भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस कुछ नहीं करना है इसमें, तो बड़ा सिंपल सा है। हमने डायग्राम बनाया, डायग्राम में जो भी है लिख देंगे हम कि B चुंबकीय क्षेत्र है, और इसमें क्या है, L लंबाई का एक धारावाही चालक तार रखा है, और जिसमें क्या है, जो किससे B से थीटा कोण बनाता है, ये हम थ्योरी में मेंशन कर देंगे इसके, फिर उसके बाद लगा देंगे। यहाँ पे क्या होता है, F क्या होता है, F I के अनुपाती होता है, L के क्या होता है, L के भी अनुपाती होता है, V के क्या होता है, V के भी अनुपाती होता है, F के क्या होता है, F के भी अनुपाती होता है, साइन थीटा। फिर हम जोड़ के लिख देंगे यहाँ पे, F क्या होता है, F इज इक्वल टू होता है IL V साइन थीटा। छुट्टी, छोटा सा आर्टिकल, आप इसको भी कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने इंपोर्टेंट आर्टिकल पे। तो क्या करेंगे, पहले हम इस वायर से इस पॉइंट पे या इस वायर की किसी भी पॉइंट पे V की वैल्यू डिफाइन करेंगे। कहने का मीन्स ये है, आप कुछ टाइम के लिए भूल जाओ कि यहाँ पे कोई वायर है, बस आप मान लो कि इस तार से R मीटर की डिस्टेंस पे आप एक पॉइंट पे क्या निकाल रहे हैं, V निकाल रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे, ये तो आप डेफिनेट इन की तरह लिख सकते हैं, मैंने बता दिया, जो भी यहाँ पे मेंशन है वो हम इस तरह से लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, किस चालक तार या धारावाही तार, चालक अजीब हो क्या, चालक तार PQ के कारण क्या, चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो इसे मान लेंगे हम V, कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1, क्योंकि इसमें धारा I1 फ्लो हो रही है, I1 अपॉन R। क्या होता है, बाई-सेवर्ट के नियम में लगता है तो कभी कभी याद आ जाता है। यहाँ पे क्या होगा, ये होगा 2 पाई, ये हो गया। तो क्या किया, पहले हमने इस तार से इसके पॉइंट पे हमने V डिफाइन कर लिया। पहले मान लो आपके भी यहाँ पे तार है नहीं, बस हम इस तार से R मीटर की दूरी पे V डिफाइन कर रहे हैं, तो हमने V डिफाइन कर लिया। अब यहाँ पे जब V आ गया, तो सीधी सी बात है, जब V यहाँ पे आ गया तो इस तार में जब धारा बह रही है, अभी हमने किया था, अगर V है और तार में धारा वहां पे बह रही है, तो उस पर क्या लगेगा, एक बल लग जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे RS पर लगने वाला बल कितना होगा, अभी आपको फॉर्मूला बताया था। यहाँ पे जो भी धारा है, इसमें धारा कितनी है, I2, तो सीधी बात है I2 आएगी। इनकी लेंथ कितनी है, इनकी दोनों की लेंथ सेम है, L है, उसकी भी L है, तो L होगी IL V चुंबकीय क्षेत्र और साइन थीटा, और थीटा कितना है यहाँ पे
यहाँ पे थीटा बाई अपना 90, तो यहाँ पे लगा देंगे हम 90। अब यहाँ पे क्या करेंगे, साइन 90 का मान 1 होता है, आई टू एल, वी की वैल्यू लगाते हैं। यहाँ पे वी की वैल्यू कितनी होती है, ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 मान के आप लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1 से। ये ज्यादा समीकरण मानने में फालतू में टेंशन होती है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई 1 अपॉन क्या आर, ये हो गया। तो हमारा एफ की वैल्यू आई, तो क्या होगा, ये क्या है, ये एल लंबाई पे लगने वाला बल। अगर वो पूछे एल लंबाई पे लगने वाला बल तो ये होगा, अगर वो पूछे एकांक लंबाई पे, तो एकांक लंबाई के लिए क्या कहेंगे हम, एल को इधर लेके आ जाएंगे। जब एल को इधर लेके आएंगे तो होगा एफ अपॉन एल, और यहाँ पे बचेगा भाई हमारा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और यहाँ पे क्या बचा, आई वन आई टू अपॉन आर, आई वन आई टू अपॉन आर। तो ये काफी इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, और इसे भी हमने प्रूफ कर दिया। तो इतने सिंपल मेथड से आपको डेरिवेशन करनी, ये भी हो गया। तो जितनी इंपोर्टेंट डेरिवेशन थी आज मैंने सब करा दी टोटल। तो क्या है, आप देखिए, तो क्या है, आप इन डेरिवेशन को अच्छे से करें, क्योंकि इनके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं बोर्ड एग्जाम में आने के, बहुत ज्यादा चांसेस हैं, आप इसलिए करें। और एक चीज और ध्यान रखें कि सब कराते हैं कि इंपोर्टेंट डेरिवेशन, लेकिन एक चीज मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पे जो डेरिवेशन इंपोर्टेंट है उसके आप न्यूमेरिकल भी इंपोर्टेंट हैं, ये माने। और आज की क्लास को हम क्या करते हैं, यहीं पे क्लोज करते हैं, और फिर हम नेक्स्ट चैप्टरों के इंपोर्टेंट डेरिवेशन लेकर आएंगे।